We promise to stick by your words, and your wonderful food for thought were very important to us. A team is incomplete without its leader. A leader so charismatic and dynamic that he can influence the crowd just with his loyal words of intellect and growth-minded prospect. Kedia sir not only made his life bloom with success, but also made a firm decision to lift up other people as well. May I please request respected Kedia sir, our managing partner and our head of big family, to share his story of success with us. May I have a huge round of applause. आज हम 30वां स्थापना दिवस फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मीनिंग देयर बाय हमें जीके केडिया एंड कंपनी को बनाए हुए 29 साल हो गए हैं। हम लोग 29 साल पूरा कर चुके हैं और 30वें साल में हम लोग इन कर रहे हैं। सबको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जैसा कि मैंने अभी अविनाश जी के लिए बताया कि अविनाश जी बेसिकली हमारे लिए सेमेटेरियन रहे हैं। लास्ट मोमेंट में इन्होंने हमें कंसेंट दिया है। हम लोगों ने 2 राज्यसभा के और लोकसभा के एमपी को फाइनल किया हुआ था एज ए चीफ गेस्ट, और अभी भाजपा में ये चल रहा है कि जितने भी एमपी हैं सबको 1 महीने के लिए अपने कंस्टिट्यूएंसी में भेज दिया गया है वहां पर वर्क करने के लिए 2024 के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए। और जिन एमपी साहब को आना था लास्ट मोमेंट में उनके साथ क्या हुआ, उनको 1 तारीख को यहाँ पे आना था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने वो जो 1 महीने का जो पीरियड था उसको 7 दिन से और बढ़ा दिया। तो वो 7 तारीख को वापस आएंगे। तो लास्ट में मैंने अविनाश जी को फोन किया और अविनाश जी इमीडिएटली कंसल्टेड भी। मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई। इस तरीके से एक एमपी साहब आने वाले थे, एक मिनिस्टर आने वाले थे। मिनिस्टर में भी अब्दुल राम मेघवाल जी का कंसेंट था। तो चूंकि सारे लोग कंस्टिट्यूएंसी में वापस चले गए तो अविनाश जी ने लास्ट मोमेंट में हमें कंसेंट दिया और वो आए भी 2 घंटे हमारे साथ बैठे। इसके लिए इन एब्सेंसिया अविनाश जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसा सबको पता है जीके केडिया कंपनी की स्थापना हमने 4 जुलाई 1994 को की थी। उस समय में एक पीजी गेस्ट एकोमोडेशन में रहता था और वहां से ही मैं अकेला ही काम किया करता था। क्लाइंट के यहाँ जाता था, क्लाइंट के सर्च आउट करता था और जाके एग्जीक्यूट करता था। आई वॉज द 1 मैन टीम। सारा काम मैं अकेला करता था। एक मेरे पास मोटरसाइकिल होती थी, उस मोटरसाइकिल से मैं जाता था और सारा काम करता था। रविंद्रनाथ टैगोर ने कभी कहा था एकला चलो रे, तो वो एकला चलो रे की पॉलिसी पर मैं चलता रहा और धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। 1 से 2 लोग हुए, 2 से 4 लोग हुए, 4 से 8 लोग हुए। पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन से हमने पहाड़गंज में चूना मंडी में 1 नंबर गली में ऑफिस लिया। 150 स्क्वायर फीट का ऑफिस था। वहां पर 6 महीना काम किया। उसके बाद 6 नंबर गली में जो अभी प्रेजेंट ऑफिस अपना है चूना मंडी में, वो ऑफिस हमने लिया जो कि 1 रूम का था, 150 स्क्वायर फीट का था। वो बढ़ते बढ़ते हमने सामने वाला पोर्शन ले लिया। फिर वो मल्टीप्लाई होकर 1st फ्लोर में हमने ले लिए, 2nd फ्लोर में ले लिया, फिर 3rd फ्लोर में ले लिया और हम बढ़ते चले गए। मेरी एक दिल से तमन्ना थी कि कनाट प्लेस में मेरी ऑफिस हो, जो कि 2010 में मेरी तमन्ना पूरी हुई। 2010 में हमने कनाट प्लेस के लॉरेन हाउस में 9th फ्लोर में 914 रूम नंबर जो 1000 स्क्वायर फीट का था उसको किराए पर लिया और वहां से काम करना शुरू किया। तो अपने पास 2 ऑफिस हो गई। 2017-18 में उस ऑफिस वो चूंकि किराए का ऑफिस था और हमने ये सोचा कि अब हम किराए के ऑफिस की जगह एक अपनी ऑफिस परचेज कर लेते हैं और वो ऑफिस देखने के लिए मैं निकला। और जो अभी फिलहाल अपनी ऑफिस है 812 है, तो वो इनफैक्ट 6 कमरे हैं, 812, 813, 814, 816, 817, 818। वो मेरे को स्पेस बहुत पसंद आ गया। वो चूंकि किराए पर अवेलेबल था तो हमने उसको लिया। उसको लेने के बाद में उसको कंप्लीट फर्निश करवाया, वो सारा फर्निश हमने करवाया और इस तरीके से हम लोग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले गए। रविंद्रनाथ ठाकुर की वो कहावत एकला चलो रे को चरितार्थ हम करते रहे। इसके लिए मैं टीम वर्क को हमेशा अपना सक्सेस का जरिया मानता हूं, क्योंकि टीम अगर मेरे साथ नहीं होती तो मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाता। कहते हैं जैसे मेरा जो थीम है टैलेंट विंस द गेम्स। अगर मैं अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता हूं तो मैं गेम जीत सकता था। जैसे आप कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड में आप अच्छा खेलते हैं तो जीत जाते हैं, लेकिन 2 ही 4 लोगों का वो गेम होता है। मैं गेम में विश्वास नहीं रखता था, मैं चैंपियनशिप में विश्वास रखता था।
और उस चैंपियनशिप को के लिए जीतने के लिए जो टीम वर्क चाहिए होता है, टीम वर्क मींस द चैंपियनशिप, उसके लिए पूरी टीम वर्क चाहिए होती है। अदरवाइज मेरे पास 4 लोगों का स्टाफ होता, मैं आईटीटी में प्रैक्टिस कर रहा होता, केवल 4 लोग मेरे पास होते, एक कमरे की ऑफिस होती, जो कि दिल्ली में 99% लोगों के पास ऐसा ही है। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो इतनी 110 लोगों का स्टाफ, एग्जैक्ट अमाउंट 109 लोगों का स्टाफ आज के दिन अपने पास है। ये स्टाफ दिल्ली में बहुत कम लोगों के पास है, जो कि हमने देखा, क्योंकि मैं रीजनल काउंसिल मेंबर भी रह चुका हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में। तो मैंने दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, चंडीगढ़ में बहुत सारी ऑफिसेज देखी है, लोगों की ऑफिसेज देखी हैं, और ये महसूस किया है कि इतनी बड़ी ऑफिस जो है, इतने स्टाफ मेंबर के साथ, जहाँ पर 70 एक्टिव कलर काम करते हो, बहुत कम लोगों की है या फिर नहीं है। तो जीके केवीआई कंपनी को हम लोग वन मैन आर्मी के हिसाब से चले थे। आज के दिन हम लोग यहाँ पर पहुंच गए, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि हम एक्स जीकेटीएन हैं। एक ब्रांड दिल्ली में अपना बना, क्योंकि कंटिन्यूअस हम लोग काम करते रहे, और शुरू से ही हम लोग प्रोफेशन में काम करते रहे। प्रोफेशन में जो काम करते रहे, हमने वैल्यू सिस्टम डेवलप किया, वैल्यू सिस्टम अपना बनाया कि हमें किस तरीके से काम करना है। जैसे वैल्यू सिस्टम मोस्टली इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की 3 है, हमने भी अपने 3 सिस्टम बनाए। एक्सेलेंस का मतलब ये होता है कि हम जो भी काम करेंगे बहुत बेहतर तरीके से काम करेंगे, और इतने बेहतर तरीके से काम करेंगे कि उससे बेहतर काम कोई हो नहीं सकता। इफ नॉट मी देन हु, अगर हम नहीं कर सकते तो उसको कौन कर सकता है, दूसरा आदमी उसको नहीं कर सकता। एक्सेलेंस बहुत बेहतरीन तरीके से हमने रिसर्च किया, उसके लिए लाइब्रेरी, अपनी बेहतरीन लाइब्रेरी, हमने लाइब्रेरी के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि अपने पास जो लाइब्रेरी में बुक्स हैं, वो दूसरा सीएफएम सोच भी नहीं सकता कि इतनी किताबें उनके लाइब्रेरी में, और लेटेस्ट बुक सारी की सारी युवता को पता है कि जैसे ही कोई नई किताब आती है, हम लोग नई किताब को तुरंत ले लेते हैं, वो पुरानी किताब को डिस्कार्ड कर देते हैं। हर एक जो भी बुक्स अपने पास लेटेस्ट बुक्स है। इंटीग्रिटी, ईमानदारी के साथ काम करना, कहते हैं ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी के साथ काम करना, अपने काम में पूरा ईमानदार रहना, ट्रांसपेरेंट रहना, क्लाइंट के साथ। इनकम टैक्स की प्रैक्टिस में जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनको पता है कि वहां पर जो है इंटीग्रिटी में कॉम्प्रोमाइज करने का बहुत मौका मिलता है, लेकिन हमने कभी भी ऐसा नहीं किया। हमने क्लाइंट को ट्रांसपेरेंट रखा, क्लाइंट के साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया, और ऑनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ आगे बढ़ते चले गए। ऑडिट में हमने आम को आम कहा और लीची को लीची कहा। अगर ऑडिट रिपोर्ट, हम जैसे मैं अभी भी जो प्रोजेक्ट टीम है उनको बार बार कहता हूँ, यू डू द ऑडिट। अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, क्वालिफाई द ऑडिट रिपोर्ट। लेकिन क्वालिफिकेशन क्यों देना है, उसका भी एक लॉजिक होना चाहिए। जबरदस्ती क्वालिफिकेशंस नहीं देना है। अगर हम किसी चीज को नहीं समझते, अगर सीए पार्टनर किसी चीज को नहीं समझता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वालिफाई कर दोगे। लेकिन अगर सही में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का वायलेशन हुआ है, किसी लॉ का वायलेशन हुआ है, या कहीं कंप्रोमाइज किया गया है, तो वहां पर ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई करना कंपलसरी है, और जो हम करते आए हैं। मुझे याद है कि एक बार हमें एक बैंक का ऑडिट मिला था। उस बैंक के ऑडिट में 500 करोड़ रुपया हमने एनपीए किया था। उसको एनपीए नहीं करने के लिए हमारे पास उस बैंक के जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर जो दिल्ली रेंज के थे, वो ऑफिस में आ गए थे। उन्होंने मेरे को बहुत तरीके का लालच दिया कि मैं आपको 50 कंप्लेंट ऑडिट देता हूँ, आपको मैं स्टॉक ऑडिट देता हूँ, मैं आपको ये देता हूँ, यू प्लीज डोंट क्वालिफाई द रिपोर्ट, और आप क्लियर रिपोर्ट दे दो। हमने कंप्रोमाइज नहीं किया, हमने उनके सारे ऑफर को ठुकरा दिया, और हमने 500 करोड़ को, कनिष्का ऑडिट पार्टनर थी उसकी, 500 करोड़ को हमने क्वालिफाई कर दिया, एनपीए कर दिया था। तो इस तरीके से हमने हमेशा इंटीग्रिटी पर ध्यान रखा। इंडिपेंडेंस, जो तीसरा जो वैल्यू सिस्टम है, इंडिपेंडेंस। हम जो अपना सिस्टम है, अपना सीएफ का मतलब ही रहता है कि आप क्लाइंट के साथ डीएचएच रहो, क्लाइंट के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है। हमने किसी क्लाइंट को कभी ये नहीं कहा कि आप, मैं एक्स को भेज रहा हूँ, उसको नौकरी में रख लो, आप मैं किसी तरीके से ऑब्लाइज कर दो। हमने हमेशा इंडिपेंडेंसी दिखाई अपनी क्लाइंट को। बहुत सारे क्लाइंट ने मेरे को ऑफर दिया इस 30 साल की जर्नी में कि आप हमारे फर्म के साथ, हमारी कंपनी के साथ पार्टनर बन जाओ, बिजनेस में आ जाओ। हमने कहा नहीं, वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वी विल रिमेन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। हमें आप सीए ही रहने दीजिए, हमें आपको बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हमने किसी भी कंपनी की जिसकी हम ऑडिट करते हैं, किसी भी तरीके का कोई फेवर उनसे हमने कभी भी नहीं लिया। हम अपने काम में हमेशा इंडिपेंडेंट रहे।
तो इस तरीके से ये वैल्यू सिस्टम जो हमने बनाया है, जो कि अपने प्रोफेशन का, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन का कोर सिस्टम है, ये रखना ही पड़ेगा अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो। और वो हमने रखा, और शायद यही वजह रही कि हम आज इस मंजिल तक पहुंच पाए हैं। 30 साल देखते देखते निकल गया। आज मेरे को भी लगता है यार हमें 30 साल हो गए। मेरे को कल की सी बात लगती है कि जब मैंने 1994 में सीए फर्म को एज ए प्रोप्राइटरशिप इसको बनाया था। 30 साल का एक एक साल मुझे अच्छी तरीके से ध्यान में है कि किस साल में किस तरीके से हम आगे बढ़ते चले गए थे। टीमवर्क की जब हम बात करते हैं तो टीमवर्क को संभालना, टीमवर्क में काम करना अपने आप में एक चैलेंज है। सबके काम पर नजर रखना, सबके काम को सुपरवाइज करना अपने आप में एक चैलेंज है। ये नॉर्मली लोग नहीं कर पाते हैं अगर आपने कोई सिस्टम डेवलप नहीं किया। हमने, जो कि मैं बार बार कहता हूं और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कहता हूं कि मैं जब आईएएस की तैयारी कर रहा था तो आईएएस में एक पेपर था मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट में मेरा बहुत अच्छा ग्रेस्पिंग था और उसमें जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, मैंने हेनरी फेयोल का जो सिस्टम था, जो 14 सिद्धांत हेनरी फेयोल के थे, उसको मुझे बहुत अच्छा लगा। वो उनके 14 सिद्धांत की आपको बिजनेस को कैसे रन करना है, और उस 14 सिद्धांत को मैंने जीके मीडिया एंड कंपनी में एक एक सिद्धांत को इनकलकेट किया। हेनरी फेयोल के जो 14 सिस्टम है उसको मैं याद कैसे रखा था, मैंने उसके एब्रिविएशन बनाया था दादू अस आरसी सोएसी। जो फर्स्ट उसका वर्ड था दादू में, जैसे डी शुरू में आता है डिवीजन ऑफ वर्क, ए आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर डी आता है डिसिप्लिन। तो इस तरीके से कंप्लीट जो है पूरे 14 सिद्धांत थे। और हमने जीके मीडिया कंपनी में अगर किसी को जिम्मेदारी दी, अगर कोई काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो उसके साथ इक्वली उसको उतना अथॉरिटी भी हमने दी। अपने जितने भी पार्टनर हैं, दे आर इंडिपेंडेंट इन टेकिंग देयर ओन डिसीजंस। मैं उनके डिसीजन में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि वो खुद डिसीजन लें, क्लाइंट को खुद गाइड करें और अपना बेस्ट जो हो सकता है क्लाइंट को दें। और उनको पूरी की पूरी उतनी अथॉरिटी भी दी गई कि आप लेने के लिए इंचार्ज हो, स्वतंत्र हो, और अगर कभी वो गलत फैसला ले भी लेते हैं, क्योंकि जो काम करता है वही कुछ ना कुछ गलत काम भी कर देता है, तो उस पर मैंने कभी किसी को डांटा नहीं। मैंने उनको समझाया कि आप इस काम को इस तरीके से कर सकते थे, ताकि लीडरशिप क्वालिटी उनमें भी ग्रो हो। और एक लीडर कहते हैं, एक अच्छा लीडर वो है जो कि कई लीडर पैदा करता है। तो मैंने अपने, हालांकि चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे को 34 साल हो गए, 1988 में मैं सीए बना था, लेकिन जीके मीडिया कंपनी को बने अभी 30वां साल अभी लग रहा है, 30 साल हुए। उसमें कई लीडर हमने क्रिएट किए। मेरे ख्याल से 300 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे आर्टिकल क्लर्क रहे, जो कि हमारे यहाँ से पास होकर के गए और बिग फोर में या दूसरे मल्टीनेशनल कंपनीज में या दूसरे इंडियन कॉर्पोरेट्स में वो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और जीके मीडिया कंपनी का कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छा नाम है। तो हेनरी फेयोल के मैं सिद्धांत को बता रहा था, एक डी से उनका बनता है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन में अपने फर्म में सबको पता होगा कि हर एक चीज की एक जगह होती है और उस जगह पर वो चीज होनी चाहिए। देयर शुड बी प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी ऑन इट्स प्लेस। इवन कंप्यूटर में जो फाइल सिस्टम भी हम लोग बनाते हैं, सबको पता है कि माई डाटा करके एक फोल्डर बना हुआ है। उस फोल्डर में कंपनीज, फर्म्स, इंडिविजुअल्स, यूटिलिटी, इस तरीके से करके फोल्डर्स बनाए हुए हैं। फिर ईयर वाइज उसमें जो है सिस्टम बना हुआ है कि ईयर बना हुआ है। फिर ईयर के भीतर उस क्लाइंट का जो है डाटा रखना है, जो कि बच्चे जो नए बच्चे आते हैं वो कभी कभी गलती कर देते हैं, और इस चीज को सही करने की जिम्मेदारी मोनिका टंडन को दी गई है। वो भी कभी कभी अपना काम पूरी तरीके से नहीं कर पाती है और वहां पर मल्टीपल फोल्डर्स उस माई डाटा में बन जाते हैं। लेकिन हमने हर एक चीज का एक सिस्टम बनाया हुआ है कि देयर शुड बी ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी ऑन इट्स प्लेस। हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांत को हमने, एक एक सिद्धांत को हमने, अब एक कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। हेनरी फेयोल का एक सिद्धांत है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि कोई भी एक व्यक्ति
5 से 10 लोगों को सुपरवाइज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, उससे ज्यादा लोगों को सुपरवाइज नहीं कर सकता या कंट्रोल नहीं कर सकता है। हमने सेम सिस्टम को फॉलो किया स्पैन ऑफ कंट्रोल को। हमने जो पार्टनर्स इंचार्ज हैं या जो मैनेजर्स इंचार्ज हैं उस दरवाजे को बंद कर दिया जाए। जो पार्टनर्स इंचार्ज हैं या जो मैनेजर इंचार्ज हैं, मैं कोशिश करता हूं केवल उन्हीं लोगों के साथ इंटरेक्शन करूं, उन्हीं लोगों को डायरेक्शन दूं और उन लोगों की 15-15, 20-20 लोगों की फर्दर टीम बना दी गई। और जो टीम मेंबर हैं, जो आईटी असिस्टेंट्स हैं, मैनेजर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं या अकाउंटेंट्स हैं, टेक्निकल स्टाफ हैं, वो केवल अपने टीम सीनियर के साथ ही जो है इंटरेक्ट करें। ऐसा पहले नहीं था। पहले सारे बच्चे जितने भी होते थे अपने ऑफिस में वो सारे मेरे साथ इंटरेक्ट करते थे। एक एक बच्चा मेरे को रिपोर्टिंग करता था, सवेरे सबको बुला करके भी रिपोर्टिंग लेता था और शाम को जाने से पहले फिर मेरे को बता के जाते थे आज उन्होंने क्या काम किया। इन्हीं चीजों को हमने जब अपनी टीम मेंबर्स बढ़ गए और 100 के 80 पार हो गए, 100 के पार हो गए, तो हमने सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया। जो डेपुटेशन रिपोर्ट आप लोग जो सवेरे बनाते हो वो उसी चीज का विस्तार है जो सवेरे मेरे को रिपोर्ट करते थे। रोज सीनियर्स मेरे को आकर बताते थे आज उनके पास क्या काम है, आज के दिन क्या करते हैं। डेपुटेशन रिपोर्ट में वो लिख देते हैं कि आज उनके पास जो स्टार सेगमेंट बनाए गए हैं पूरे दिन के 9:30 to 11:30, 11:30 to 1:30, फिर 2 बजे से 4 बजे, 4 बजे से 6 बजे तक जो सेगमेंट बनाए गए हैं उसमें वो लिख देते हैं। वो रिपोर्ट मेरे पास आती है और मैं देख लेता हूँ कौन बच्चा क्या काम कर रहा है और उससे मेरे को काफी तसल्ली होती है कि अगर मेरे को कोई पता है किसी क्लाइंट का काम जरूरी है तो वो उस सेगमेंट में उस वर्क के नीचे लिखा हुआ है या नहीं है मेरे को पता चल जाता है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल में बता रहा था डिविजन ऑफ वर्क। हमने ऑफिस में काम को जितना भी काम ऑफिस में हो सकता है उस काम को हमने बांटा और जितने भी टीम मेंबर्स में जो सीनियर हैं, पार्टनर्स हैं, मैनेजर्स हैं या मैनेजर से जूनियर नहीं अगर वो टीम मेंबर्स इंचार्ज हैं वो, तो उनको वर्क एलोकेशन हमने राइटिंग में लिख के दिया। वर्क एलोकेशन राइटिंग में लिख के दिया, इसका मतलब यह हुआ कि वो केवल अपने उसी काम के प्रति जिम्मेदार हैं, उसके अलावा उनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अपना काम करें, अगर समय बचता तो आप दूसरा काम करते हैं लेकिन उस काम के लिए आपको कोई पॉइंट नहीं दिया जाएगा, कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। आपको जो काम दिया गया है वही काम आपको जो वैल्यू अप्रेजल सिस्टम हम लोगों ने बनाया है उसमें इवेलुएट किया जाएगा और उसी के हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको कहता है ना दूसरे की थाली में ज्यादा घी नजर आता है, उनको अपना काम नजर नहीं आता। ईच एंड एवरी वर्क इज इंपॉर्टेंट। जिसका काम है, जो प्यून है, आज से मनीष को अवार्ड मिला सपोर्ट स्टाफ को मनीष को अवार्ड मिला। तो ऐसा नहीं है कि मनीष को ऐसे ही जाकर के उठा करके अवार्ड दे दिया गया। पूरे साल का परफॉर्मेंस उसके पीछे रहा है कि कितनी जिम्मेदारी के साथ उसने काम किया है, कितना अपनत्व के साथ उसने काम किया है। तो जितना भी अपना काम है नीचे ऊपर से लेकर नीचे तक उस काम को हमने बांटा और काम को बांटने के बाद जो है राइटिंग में हमने वर्क एलोकेशन बनाया और वर्क एलोकेशन उसको दिया गया कि आपको अपना ही काम केवल करना है, इसके अलावा दूसरा काम नहीं करना है। अगर कोई स्टाफ जाता है या कोई नया स्टाफ आता है तो वर्क एलोकेशन को हम लोग रिकंस्टिट्यूट कर देते हैं और दोबारा उसको बना करके उसको दे दिया जाता है कि आप अपने काम के प्रति जिम्मेदार हो। तो हेनरी फ्योर्ड का सिद्धांत बहुत यूजफुल सिद्धांत अपने ऑफिस में आगे बढ़ने के लिए रहा और मैं समझता हूँ कि हम जो आगे बढ़ पाए एक पॉलिसी के तहत, एक सिद्धांत के तहत हम आगे बढ़ पाए। स्टाफ मेंबर्स को मैनेज करना, उसके लिए हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया हुआ है। रूल्स एंड रेगुलेशंस ये नहीं है कि कोई एक दिन में ही बन गया, ये हमारी पिछले 30 सालों की तपस्या का परिणाम है। पहले कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होता था, लोग आते थे 9:30 बजे आने का समय होता था, 11 बजे तक आते थे, किसी की कोई सैलरी नहीं कटती थी, उसको केवल डांट दिया जाता था कल से सही समय पर आना। लेकिन पता था उनको आज बस का टायर पंक्चर हो गया, किसी का पेट खराब हो गया, तो ऐसे बहाने होते थे कि हम उनको कुछ बोल नहीं सकते थे और इस तरीके से काम चलता था। धीरे धीरे हमने 9:30 का सिस्टम बना दिया कि ठीक है 9:30 नहीं आओगे 1/4 सैलरी विल बी आउट।
अगर हम सफर कर रहे हैं तो आप भी सफर करो। अब सबको पता है कि 930 पर नहीं आने का मतलब, अभी जो आसमा मल्होत्रा बोल रही थी जब उनका वो वीडियो दिखाया गया था कि 930 का मतलब उनको अच्छी तरीके से समझ में आता है कि 1/4 सैलरी आउट हो जाती है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन सफर करता तो आप खुद भी सफर करो। सारे लोग, और नॉर्मल हाउस में जितने भी ऑफिस ओनर्स हैं जब मेरे को मिलते हैं तो मेरे को हमेशा ये कहते हैं कि जब हम 9:30 बजे के बाद लिफ्ट में स्टाफ मेंबर को देखते हैं तो हम समझ जाते हैं जीके पीटीआई कंपनी का स्टाफ होगा, क्योंकि सबको पता है कि 930 के बाद 1/4 की सैलरी आपके यहाँ कट जाती है। उन सबको उनके एक्टिविटी से पता चल जाता है और सारे लोगों को ये चीज पता चल गई कि हमारे 930 में प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमने राइटिंग में बनाया, सिर्फ 25 पेज का रूल्स एंड रेगुलेशंस है, राइटिंग में बनाया हमने ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहे और हम भी चेहरा देख के तिलक नहीं लगाए। कभी कभी होता ना, जो आपको बहुत क्लोज होता है उसकी आप सारी गलतियां माफ कर देते हो और जो दूर बैठा रहता है वो बेचारा छोटी सी गलती भी करता है। तो इस चीज को नलिफाई करने के लिए, खत्म करने के लिए हमने सारी चीजों को रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिख दिया और वैरायटी सिस्टम बना दिया कि अगर आप अपना बैच नहीं पहनते हो, आप अगर ऑफिस में आने के बाद बाहर चले जाते हो, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी आप करते हो तो उसके लिए राइटिंग में लिखा हुआ है कि कितनी पेनल्टी सबको देनी पड़ेगी और सबके साथ यूनिफॉर्म है। एचआर की जिम्मेदारी लगाई हमने कि एचआर उस चीज को फॉलो करेगा और एचआर अगर उस चीज को फॉलो नहीं करता है तो एचआर को भी पेनल्टी का प्रावधान हमने लगाया कि एचआर को भी 500 रुपया पेनल्टी लगा दी जाएगी अगर वो उस चीज को फॉलो नहीं करता है। कहने का मतलब, कहते हैं ना कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, डेमोक्रेटिक देश है, लेकिन रूल ऑफ लॉ भारत में बना हुआ है इस देश को चलाने के लिए। उसी तरीके से जीके पीटीआई कंपनी को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो हमने बना के रखा हुआ है। सब हमारी नजर में समान है, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। और आप ब्रदर्स, सिस्टर्स, चाइल्ड, कोई ऐसा नहीं है कि किसी को हम चेहरा देख के तिलक लगा रहे हैं और किसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। काम के पीछे इंपॉर्टेंस मिलता है। वन बिकम इंपॉर्टेंट बिकॉज वो इंपॉर्टेंट काम कर रहा होता है, इसलिए। लेकिन चेहरा देख के कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सबके लिए सारे रूल बराबर हैं और एचआर को भी हमने यही इंस्ट्रक्शन देकर रखा है कि आप सबको बराबर सम्यक दृष्टि से, समान दृष्टि से देखोगे, आप किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं करोगे। तो ये हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस में और सारी चीजें, अगर अटेंडेंस आपको कितना मिलेगा, आप अगर पीक मंथ है आपका, पीक मंथ में जो कि शायद सबको पता होगा कि जुलाई का महीना पीक मंथ है और कल 5 तारीख से समय मेरे ख्याल से एचआर आज अनाउंस करने वाला होगा या उसने कर दिया होगा कि कल से 8 बजे अपना समय होने जा रहा है। मेरे ख्याल से एचआर ने अनाउंस कर दिया होगा। तो पीक मंथ में जो है सबको कितने बजे से काम करना है। पीक मंथ में कोई अगर 10 बजे से काम करता है, वो जाता है तो उसको कितना अटेंडेंस मिलेगा। छोटी से छोटी चीज हमने राइटिंग में लिख रखी हुई है और वो हमने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो हम नोटिस बोर्ड पे बीच बीच में लगाते रहते हैं ताकि जिसको नहीं पता है वो उसको देख ले। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन सबको अच्छी तरीके से पता है, कोई ये नहीं कर सकता कि मेरे को नहीं पता है। अभी जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उसके लिए सारे के सारे रूल्स रेगुलेशंस प्राइस के जो हैं, इसके लिए कट ऑफ पॉइंट जो है 30 मार्च 2023 कट ऑफ पॉइंट था। कुछ लोग हो सकते हैं उनका परफॉर्मेंस अचानक से बहुत अच्छा हो गया, लेकिन वो चूंकि 30 मार्च के बाद हुआ होगा इसलिए उनको कंसिडर नहीं किया गया। अब हम लोगों ने जो भी वैल्यू सिस्टम बनाया ये 30 मार्च तक का बनाया और 30 मार्च तक जो अप्रेजल सिस्टम जो था वो 30 मार्च तक का ही था। क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर वाइज इसको करते हैं तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में जिन लोगों ने पूरे साल में पूरी मेहनत करी, हमारी कोशिश ये रही जो अप्रेजल सिस्टम था, अप्रेजल सिस्टम के मुताबिक सबको अवार्ड दिया जाए। ये कहना ये अवार्ड होना चाहिए, रिवार्ड नहीं होना चाहिए। रिवार्ड का मतलब ये हुआ कि मेरे को कोई बहुत अच्छा लगता है और मैंने चेहरा देख के उसको और अच्छा भी अगर कोई लगता है तो काम के पीछे लगता है। ये एक अवार्ड हमने दिया कि जिसकी जितनी मेहनत उसको उस तरीके से अवार्ड किया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको अवार्ड नहीं मिला वो मेहनत नहीं करते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे जो 3rd ईयर आर्टिकल हैं वो अपनी जीके पीटीआई कंपनी के बाहर की जितनी भी फर्म होती है
उससे वो उसके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उससे बेहतर नॉलेज अपने आरटी क्लर्क को सेकंड ईयर ऑनवर्ड होना शुरू हो जाता है। और इतना अच्छा नॉलेज होता है कि वो जब इंटरव्यू देने के लिए कहीं जाते हैं तो इंटरव्यूअर का क्वेश्चन कभी कभी ये रहा है, यार तुम लोग इतनी चीजें कैसे आती हैं। और इसका मूल कारण यही रहा है कि हमने जो स्टाफ रोटेशन का जो सिस्टम रखा है, जो 4 महीने का सिस्टम रखा है कि सबको जो है सब तरह का एक्सपोजर हो, ऑडिट का भी एक्सपोजर हो, टैक्स का भी एक्सपोजर हो। हालांकि कभी कभी रोटेशन जो होता है, जैसे संगीता की टीम में अगर बच्चे अगर सही तरीके से काम कर रहे हैं तो वो चूंकि काम इतना अच्छा सीख जाते हैं तो संगीता को लगता है कि, और बच्चों को भी लगता है कि हम ये काम अच्छा कर रहे हैं, तो रोटेशन अगर बच्चों की इच्छा से अगर रोटेशन वो नहीं करें, अदरवाइज वी प्रीफर कि वो रोटेशन और टीडीएस का काम भी उसको आए, आरओसी का काम भी उसको आए, उसको जीएसटी का काम भी उसको आए, अकाउंटिंग में टेली का काम भी उसको आए, हर एक तरह का काम उसको आना चाहिए। और जब वो सीए बन के बाहर जाता है, कहते हैं ना कोई एमबीबीएस डॉक्टर होता है तो एमबीबीएस डॉक्टर से कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, उसी तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट से अगर आप ट्रेन में जा रहे हो और बगल में कोई बंदा बैठा हुआ उसको पता चलेगा यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सीए के बच्चे हो, तो उसका नॉर्मल क्वेश्चन होता है यार मेरी सैलरी इतनी है, इस पर कितना हमारा टैक्स बनेगा या क्या छूट हो सकती है ये हमें बता दो, या एचआरए में हम किस तरीके से छूट लें, ये मोस्टली क्वेश्चन होता है। तो इस तरीके से हमने जो है कोशिश करी कि रोटेशन हम रखें और हर एक बच्चे को हर एक तरह का नॉलेज हो। और जो आर्टिकल तरफ नहीं है, जो अकाउंट्स में काम करते हैं या जो टेक्निकल स्टाफ है, उनके लिए भी हमने कोशिश करी कि उनको हर एक तरह का नॉलेज हो, ताकि वो कभी जीके केटीआई कंपनी छोड़ के जाता है तो दूसरे जगह जब जाए अपने करियर में वो एक सक्सेसफुल इंसान बन सके। और ऐसा बराबर रहा है कि जीके केटीआई कंपनी को लोग भूलते नहीं है, हमेशा याद रखते हैं और हमेशा जीके केटीआई कंपनी को वो जब छोड़ के जाते हैं उसके बाद हमेशा थैंक्स बोलते हैं क्योंकि बहुत सारा काम उन्होंने सीखा हो रखा है। हम लोगों ने जो घर बना रखी है जीके केटीआई कंपनी, एक बिजनेस एंटिटी है, ये कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, दिस इज अ बिजनेस एंटिटी। और हमारा मेन मकसद क्या है, क्लाइंट सर्विस देना और क्लाइंट को सर्विस देकर के पैसा कमाना। क्योंकि दिस इज आवर मेन मोटो कि हम क्लाइंट को सर्विस दें और क्लाइंट से हम पैसा ले। और हम लोगों ने टारगेट बनाया हुआ है जो कि अकाउंट जो इंटरनल अकाउंट टीम है, इंटरनल अकाउंट टीम को वो टारगेट दिया हुआ है कि हर एक महीने एक एक्स अमाउंट उनको कलेक्शन करना है क्लाइंट से, क्योंकि हमारे खर्चे भी एक वाई अमाउंट होते हैं। तो क्लाइंट सर्विस किसी भी तरीके से सफल नहीं हो, हमने गूगल में अपनी रेटिंग जो आती है आज के दिन सबने देखा होगा 4.5 की रेटिंग आती है। ये सारे फीडबैक जो मिलते हैं क्लाइंट से मिलते हैं या जो अपने स्टाफ छोड़ के जाते हैं या जो एग्जिस्टिंग स्टाफ भी है, क्योंकि एग्जिस्टिंग स्टाफ का भी जब वो काम कर रहे होते हैं उनका सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है। हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे जो भी स्टाफ मेंबर्स है, टीम मेंबर्स हैं, दे शुड बी हाईली सेटिस्फाइड। उनको कभी भी ये नहीं लगना चाहिए या जो टीम मेंबर हैं उनको ये भावना कभी भी नहीं आनी चाहिए कि वो एक नौकरी कर रहे हैं या 3 साल के लिए वो बंधुआ मजदूर हैं। यहाँ पर सबको लगना चाहिए हम फैमिली के पार्ट है और फैमिली जीके केटीआई कंपनी की जितनी फैमिली है, हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि वो आई एम द सीनियर मोस्ट इन द फैमिली मेंबर्स। हर एक व्यक्ति का अपना एक काम होता है, जो प्यून है उसका अपना एक काम है। जैसे मैंने वर्क एलोकेशन के बारे में बताया कि सबका काम बांटा हुआ है, और मैं उसी तरीके से एज ए मैनेजिंग पार्टनर मेरा अपना काम है कि मेरे को क्या काम करना है। मैं केवल अपने काम को कंट्रोल करता हूँ, सुपरवाइज करता हूँ, अपने काम को ही हम करते हैं और काम सही तरीके से हो, क्लाइंट को सर्विस अच्छी तरीके से मिले, इसके लिए हमने सीसीएच का एक सॉफ्टवेयर लिया हुआ है। और आप जब शाम को जाते हो तो ये कहा गया है सबको कि सीसीएच में आज पूरे दिन में क्या काम किया या दूसरे दिन आप जब सवेरे आते हो आने के साथ पहले दिन क्या काम किया उसको भर दें, ताकि क्लाइंट को हम लोग बता सकें कि आपका ये काम जो था हमने इस काम में इतने घंटे लगे। क्योंकि क्लाइंट को हमें बिलिंग भी करनी होती है, पैसे भी लेने होते हैं और ईयरली इनहेंसमेंट भी फीस इनहेंसमेंट भी हमें करवानी होती है। तो हम क्लाइंट को ये बोल सके, क्योंकि क्लाइंट कभी कभी ये क्वेश्चन कर देता है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, 2 घंटा काम किया है, 2 घंटे की इतनी फीस क्यों। तो हम क्लाइंट को ये बता सकें कि हमने आपके लिए और हमारे कितने लोगों ने कितने घंटा
क्या आपने ये काम किया है और क्या काम किया है, उसके लिए सीसीएस सॉफ्टवेयर ये पेड सॉफ्टवेयर जो कि हमें पूरे साल का हर एक साल उनको पैसा देना होता है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर लेने से अपनी एफिशिएंसी, स्टाफ की एफिशिएंसी काफी बढ़ गई। हमें पता रहता है कि स्टाफ ने क्या काम किया, किस काम में कितना समय लगा है। तो क्लाइंट को भी हम लोग कह सकते हैं कि आपके इस काम में इतना घंटा लगा, और क्लाइंट से अकॉर्डिंगली हम लोग बिलिंग की बात करते हैं। लेकिन अपना अल्टीमेट मोटो है टू सेटिस्फाई द क्लाइंट। महात्मा गांधी ने कहा था कि क्लाइंट इज, कस्टमर क्या होता है, भगवान होता है। कस्टमर इज गॉड। इफ कस्टमर इज सेटिस्फाइड, इफ कस्टमर इज हैप्पी, ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रो। ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तो इसके जितने भी पार्ट हैं, टीम मेंबर्स हैं, दे विल आल्सो ग्रो। सबका साथ सबका विकास, हम इस पॉलिसी पर शुरू से रहे हैं। टीम की हम जब बात करते हैं, टीम का मतलब ये है कि सबका साथ हमें चाहिए। अकेला चना भात नहीं फोड़ सकता, हमें सबका साथ चाहिए। और सबका साथ में और विकास जो है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को केवल लाला समझूं, केवल मेरा विकास हो। सबका ग्रोथ होना चाहिए। वो ग्रोथ चाहे फाइनेंशियल ग्रोथ हो, चाहे मेंटल ग्रोथ हो, चाहे इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो, सबका ग्रोथ होना चाहिए। और हम इसीलिए हमने डेजिग्नेशन सिस्टम जो है जीकेपीडिया कंपनी में इंट्रोड्यूस करके रखा हुआ है। सबको ये पता होना चाहिए कि 95% सीए फर्म में कोई डेजिग्नेशन सिस्टम नहीं होता है। हमने जीकेपीडिया कंपनी में एक डेजिग्नेशन सिस्टम रखा हुआ है। इवन जो आर्टिकल असिस्टेंट हैं उनको भी हमने फर्स्ट ईयर में आर्टिकल एग्जीक्यूटिव, सेकंड ईयर में आर्टिकल ऑफिसर, थर्ड ईयर में आर्टिकल मैनेजर। आई मीन उनको 3 तरीके के डेजिग्नेशन हम देते हैं, एग्जीक्यूटिव्स, ऑफिसर्स एंड मैनेजर्स। तो हम सबकी कदर करते हैं, सबकी कदर करना जानते हैं, और बदले में ये चाहते हैं कि सबको महसूस हो कि वो जो काम कर रहे हैं एक वैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहां पर ह्यूमन अप्रोच है। ह्यूमन अप्रोच अगर रहता है, सबको ये चीज लगती है। मेरे को कभी कभी लगता है कोई स्टाफ अगर टेंशन में रहता है या दुखी रहता है पर्सनल रीजन से, या ऑफिस में किसी के साथ उसकी बन गई, ठन गई, वो किसी आपस में सीनियर जूनियर का बाताबाती हो गई, तो इनफैक्ट मेरे को बहुत तकलीफ होती है। लेकिन मेरे को ऑर्गेनाइजेशन चलाना रहता है। मेरे लिए जितना सीनियर इंपॉर्टेंट है उतना जूनियर इंपॉर्टेंट है, सारे लोग इंपॉर्टेंट हैं। तो कभी कभी मैं किसी को कुछ नहीं भी बोलता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक सौहार्द की भावना, एक प्यार मोहब्बत की भावना सबके बीच में रहे, और किसी को भी यह नहीं लगे कि वो जो है यहाँ पर आने के बाद में अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है या उसने गलत ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया। ये उसको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए, और रादर वो जब दूसरी जगह जाए तो ऑर्गेनाइजेशन की बड़ाई करे। और ये अपने को पता चलता है जब गूगल की रैंकिंग सिस्टम में जाते हैं। अगर हम लोगों ने मैनेज किया होता गूगल की रैंकिंग सिस्टम को, तो अपने 5 पॉइंट पूरे के पूरे होते। 5 पॉइंट नहीं है, 4.5 है। मीनिंग देयर बाय कि हमने उसको मैनेज किया हुआ नहीं है। सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर से अपने को वो रैंकिंग मिलती है। और हम लोग हालांकि अपने स्टाफ मेंबर्स को कहते हैं कि आप जो है बीच बीच में गूगल को रिव्यू करते रहो और पॉइंट देते रहो, ताकि वो लाइव अपना रहे। क्योंकि गूगल का सिस्टम ऐसा है कि हर एक महीने उनको कुछ ना कुछ पॉइंट चाहिए होगा। लेकिन हम क्लाइंट्स को भी ये कहते हैं कि आप भी रैंकिंग दो। और आप सब लोगों से भी ये चीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी किसी क्लाइंट के साथ, जुलाई का महीना है और जुलाई के महीने में ऑफिस में एक मेले जैसा माहौल बना रहेगा। दुनिया भर के क्लाइंट आएंगे, वो साल में एक बार ही आते हैं, अपना काम करवाएंगे और चले जाएंगे। आप जब उनके काम करते हो जो टीम लीडर, तो उनसे जरूर बोलो कि सर गूगल में जाकर के आप हमें रैंकिंग जरूर देना और कोशिश करना बेहतर रैंकिंग देने की, क्योंकि ये आज के दिन बिजनेस प्रमोशन का एक जरिया बन चुका है। और सारे लोग इस तरीके से करते हैं। हम कभी किसी होटल में अगर जाते हैं, रुकते हैं, तो दूसरे दिन हम देखते हैं कि वहां से मेल आ जाती है। अगर आप कार सर्विस कराने जाते हो, बाइक सर्विस कराने जाते हो, वहां से मेल आ जाती है कि सर इसमें आप हमें पॉइंट्स दें, आपको हमारी सर्विस कैसी लगी। तो हमें अल्टीमेटली जो है क्लाइंट को सर्विस देनी है। सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि क्लाइंट शुड बी हैप्पी क्लाइंट, और उसके लिए हमें पूरी मेहनत करनी है। हम जो काम कर रहे होते हैं अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं अपने देश के लिए, अपने भारत माता के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। क्योंकि भारत माता अपने आप में कुछ नहीं है। भारत के जो 140 लाख जो 140 करोड़
जो जनसंख्या है सबको मिलाकर भारत माता बनती है। जो इसका जमीन है, सारे रिसोर्सेज हैं, सबसे मिलाकर भारत माता बनती है। तो हमारा जो रोल जो असाइन किया गया है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम लोग नेशनल डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। हम कोशिश करते हैं क्लाइंट से अधिक टैक्स जमा करवाने के लिए एक्सचेकर में। उनका जो जीएसटी बनता है, हम कोशिश करते हैं, क्लाइंट को बोलते हैं कि आपका जितना जीएसटी है आप उतना जीएसटी जो है आप पूरा का पूरा जमा कीजिए, आप बाकी मत छोड़िए, समय पर जमा कीजिए। जो रेवेन्यू सरकार का बनता है, हम कंपनी फॉर्म करते हैं, कंपनी फॉर्म करने में जो रेवेन्यू जो सर्टिफिकेट जो फीस देनी होती है, ऑनलाइन जो फीस देनी होती है, वो हम टाइम से पेमेंट करते हैं। तो और एज ए ऑडिटर जो सही तरीके से जो स्टेक होल्डर होते हैं उनको जो सर्विस देनी होती है, तो हम कहीं ना कहीं नेशन में भी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। हमें ईमानदारी से काम करना है नेशन के लिए, और ईमानदारी से काम करते हुए और सबको पूरी ईमानदारी से काम करना है, तो सबका कंट्रीब्यूशन देश के लिए अपने आप स्वाभाविक रूप से होता चला जाएगा। आने वाला एवरी डे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और हर एक पर्सन फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहता है। हम एज ए जीके मीडिया कंपनी हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारी जो फर्म जीके मीडिया कंपनी है, इसमें अभी 109 स्टाफ हैं, हमारे पास 400 स्टाफ हो, 500 स्टाफ हो, 1000 स्टाफ हो। हम भी बिग 4 के बाद जो 1 जुलाई 2017 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट कही थी। एक चीज तो उन्होंने कहा था, द सिग्नेचर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट is more important than the signature of प्राइम मिनिस्टर। एक चीज तो उन्होंने ये कही थी, और दूसरी चीज उन्होंने जो कही थी, उन्होंने ये कहा था कि जो बिग 4 हैं, जो ब्रांडेड बिग 4 हैं, ये इंटरनेशनली बिग 4 हैं, तो उसी तरीके से भारत के भी अपने बिग 4 होने चाहिए, ताकि बिग 8 हो जाएंगे। और वो जो भारत के जो बिग 4 होंगे वो भारत से ही होने चाहिए। तो हमारी कोशिश ये रहेगी जीके मीडिया कंपनी में, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल, विद द सपोर्ट ऑफ ऑल, विद द टीम वर्क ऑफ ऑल, कि जो भारत का जो 5वां जो बिग 4 होगा या 6ठा जो बिग 4 होगा, वो जीके मीडिया कंपनी ही बने। तो ये हम इस तरीके से हम वर्किंग रखें। जो पिछले 3 साल 2 साल ज्यादा जो निकले 2020 और 2021, जो कोरोना का जो प्रभाव रहा, वो कोरोना का प्रभाव जीके मीडिया कंपनी पर भी रहा। इस 2 सालों में हम आगे बढ़ने की जगह हम पीछे ही गए हैं, आगे नहीं बढ़ सके, और पीछे जाके फिर हम पुनः आगे आने की चेष्टा कर रहे हैं। जो आने वाला समय है, हम चाहेंगे सबके सपोर्ट से, सबकी ब्लेसिंग से, सबके टीम वर्क के सहयोग से, कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, तो उसी तरीके से जीके मीडिया कंपनी का विकास हो। हमारा टीम वर्क जो है वो चैंपियनशिप की जो हम बात करते हैं, तो अल्टीमेटली जो है जो वर्ल्ड कप जो होगा उसकी चैंपियनशिप हम जीके मीडिया कंपनी में जीत के लेके आए। तो ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हमारा है, और कहते हैं इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। आप एक पत्थर तसल्ली से फेंक के तो देखो आसमान में, कौन कहता सुराग नहीं हो सकता, आसमान में भी सुराग हो सकता है। एंड इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। आपका ऊंचा जाने का बहुत स्कोप है, ईमानदारी के साथ काम करना होगा, और वो हम लोग चाहते हैं कि टीम वर्क के साथ। देखो टीम वर्क का कंपोजिशन चेंज हो सकता है, जैसे आरटी करंट है, 3 साल वो अपना पूरा होगा, वो चले जाएंगे, बाकी लोग हैं वो हम लोग कंटिन्यू पार्ट हम लोग उसके हैं। तो इस तरीके से टीम वर्क का कंपोजिशन चेंज हो सकता है, लेकिन जो टीम के जो मेंबर्स हैं उनके सहयोग से हम आगे बढ़ना चाहेंगे, और ये चाहेंगे कि जो अगला आने वाला जो बिग 5 बिग 6 है वो हम जीके मीडिया कंपनी की तरफ से ही बने, और आसमान में भी सुराग करने की हम क्षमता रखें, आसमान को भी पार करके और ऊंचाइयों पर जाने का हम कोशिश करें, ऐसा हम चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सबको पुनः बहुत बहुत बधाई आज के फाउंडेशन डे की। आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पौधा जो 30 साल पहले हमने बोया था वो इस रूप में हम देख रहे हैं। अविनाश पांडे से बात हो रही थी, जब अविनाश पांडे ने ये कहा यार ये दर्शक बैठे हुए हैं ये कौन है, जब उनको हमने बताया ये सारे हमारे टीम मेंबर हैं, ही वाज नॉट बिलीविंग
कि अच्छा ये मैंने हालांकि उसको पता था, लेकिन ही वाज नॉट बिलीविंग कि अच्छा ये आपके सारे स्टाफ मेंबर्स हैं, इतने स्टाफ मेंबर्स हैं। और होता क्या है, बहुत पब्लिसिटी होती है वो जो जाती है, जैसे एबीपी न्यूज में अविनाश पांडे जो है एबीपी न्यूज के सीईओ हैं, और हमें पता है कि अविनाश पांडे को मैंने देखा है जब उसकी सैलरी जो है, जब उसकी सैलरी 10,000 15,000 रुपया महीना होती थी, तब से हम उसको जानते हैं। और आज के दिन हमें सब पता है, जब रिटर्न फाइल करते हैं हम 50 लाख से ज्यादा सैलरी होती है तो क्या होता है, उसकी बैलेंस शीट बनानी होती है। और जब 2.5 करोड़ से ज्यादा सैलरी होती है, जब 1 करोड़ से ज्यादा सैलरी होती है, 2.5 करोड़ से ज्यादा सैलरी होती है, तो सरचार्ज कितना लग जाता है। तो अविनाश पांडे उस ब्रैकेट में है कि वो अपने सरचार्ज के प्रति जो है बड़ा अवेयर रहता है, सरकार को सारा पैसा हमें से लेना होता है क्या, तो वो सरचार्ज पेमेंट कर रहा होता है, तो ये बहुत पब्लिसिटी जाएगी। तो फाइनली मैं अविनाश पांडे इन एब्सेंसिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने समय निकाला और हमारे लिए यहाँ पर आए, हमारे मेंबर्स के लिए यहाँ पर आए। धन्यवाद।